रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए में मुंबई प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर हरीश रामा मनविकर की नियुक्ति की गई है। इसकी घोषणा महासचिव विवेक गोविंद राव पवार द्वारा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की सहमति से की गई है। इस मौके पर हरीश रामा मनविकर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसको अच्छे से निभाने की कोशिश करूंगा। केंद्रीय मंत्री एवं आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले उत्तर मुंबई के दौरे पर कांदिवली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। नहीं, दादागिरी अगर वो करते हैं तो हम भी दादागिरी कर सकते हैं, क्योंकि हम भी दादागिरी करते करते इधर तक आए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इसी तरह का ज़्यादती करना ठीक बात नहीं है। उद्धव ठाकरे जी ने अपने लोगों को तो संभालने की आवश्यकता है, और ये भी बात सही है। उद्धव ठाकरे अगर संजय राउत को नहीं संभाल सकते हैं, वे लोगों को क्या संभालेंगे? इसीलिए मतलब ऐसा काम करना अच्छी बात नहीं है। उत्सव पे माननीय आठवले साहब कांदिवली में पधारे हैं, और हमारे पास आज छोटे मोटे जो विषय चल रहे हैं उसके बाद थोड़ी चर्चा करेंगे। फिर गुजराती गौरव गरबा में हम लोग जाएंगे। साहब वहाँ पे वीआईपी गेस्ट है, तो आज की चर्चा पुष्कर भाई कौन कौन है विराजमान, मान्यवर गायकवाड़ सिंह जी, कासारे साहब, आठवले साहब और माननीय राजेश भाई और हमारे मित्र हरीश भाई और हरिहर यादव जी, रमेश गौड़ जी यहाँ पे बता रहे हैं, और हम विषय के ऊपर चर्चा झाली आहे। हाँ, तो शरद पवार आणि प्रकाश आंबेडकर यांच्यामध्ये चर्चा झाली की नाही मला माहीत नाही आहे, पण जर झाली असेल तर कुणाची चर्चा करायची तो ते त्यांना अधिकार आहे। कदाचित प्रकाश आंबेडकर हे महाविकास आघाडीमध्ये जायला तयार नाहीत, त्यामुळं कदाचित पवारसाहेब त्यांना कन्व्हिन्स करत असतील। आणि प्रकाश आंबेडकरांचं म्हणणं असं आहे की मी फक्त ते शिवसेनेसोबत आहे, माझा काँग्रेस राष्ट्रवादीचे काही संबंध नाही। त्यामुळं ठीक आहे, ते जरी त्या आघाडीमध्ये गेले तरी काही फरक पडणार नाही आहे। तर शरद पवार यांच्यामध्ये काही चर्चा झाली, मला नज़दीक का संबंध रहा है। कांदिवली में मैं 15 साल तक मैं रहा था। मैं जब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री था, उसके बाद मेरे पास कोई मकान नहीं था। मैं 5 साल मंत्री था, लेकिन मैं एक किराए मकान पर मैं चारकोप सेक्टर 2 में रहने के लिए आया था। उसके बाद सेक्टर 7 में भी मैं रहता था। तो 15 साल तक मैं कांदिवली में रहता था। तो कांदिवली, बोरीवली हो, मालाड हो, दहिसर हो, गोरेगांव हो, ये सभी एरिया से मेरा बहुत बड़ा नज़दीक का संबंध रहा है। तो आज आपसे मिलने का मौका मिला, इसलिए मैं तो कभी कभी बोलता हूँ कि जब जब मैं पढ़ता रहूँगा मेरी किताब का पन्ना, जब जब मैं पढ़ता रहूँगा किताब का पन्ना, तब तक मेरे साथ हमेशा रहेगी भावेश तन्ना। भावेश तन्ना जो गुजराती भाषिक है, लेकिन वो बहुत बड़े दिल से प्यार से मेरी पार्टी में काम करते हैं। हमारे राजेश भाई श्रीवास्तव जी हैं, ये फिल्म के कलाकार भी हैं, और शिक्षा अभियान, क्या नाम है? शिक्षादान अभियान जो है, तो ये चला रहे शिक्षादान अभियान, इसका मुझे बहुत बड़ा अभिमान। तो मतलब ये आपका काम अच्छा चल रहा है। तो ये सब लोग मेरे साथ हैं, सभी जाति के लोग, गुजराती है, तमिल है, हिंदी भाषिक है, सभी जाति भाषा के लोग मेरे पार्टी में काम करते हैं। और इसीलिए मैं मेरी पार्टी पूरी मुंबई में, महाराष्ट्र में काफी थोड़े जा रहे हैं। गुजराती बोर्ड जो है काफी थोड़े जा रहे हैं आजकल, स्टेशन वाले बोल रहे हैं। क्या गुजराती जो नाम लिखा हुआ है ना, वो बोर्ड काफी तोड़े जा बोर्ड लिखे होते हैं शिवसेना के ठाकरे गठ के द्वारा। एक मंत्री से भी तोड़े गए। हाँ, तो मतलब नहीं, बोर्ड तोड़ना ये अच्छी बात नहीं है। अगर उनको कुछ मांग करनी है तो जहाँ गुजराती बोर्ड है वहाँ मराठी बोर्ड लगाओ, इंग्लिश बोर्ड लगाओ, ये मांग करने का आपको अधिकार है। जिस तरह भी हम जब साउथ इंडिया में जाते हैं तो वहाँ तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, कन्नड़ है, तो ऐसी जो लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में बोर्ड वहाँ अगर रहेगी तो हमको पढ़ने के लिए बिल्कुल आएगा नहीं। लेकिन वहाँ जो लोकल लैंग्वेज में जो बोर्ड होते हैं, उसके साथ साथ इंग्लिश में, हिंदी में भी उसके बोर्ड होने चाहिए। तो इसी तरह का बोर्ड तोड़ने का जो काम अभी शिवसेना वाले कर रहे हैं,
अभी ये शिवसेना वालों का, उद्धव ठाकरे जी के शिवसेना में मेरा कहना यही है कि मतलब आप तो बोर्ड तोड़ रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे जी ने आपको तोड़ दिया है। और एकनाथ शिंदे जी ने 40 एमएलए को लेकर वो बाहर आ गए। उद्धव ठाकरे जी अपने एमएलए को नहीं संभाल पाए, तो अभी ये गुजराती बोर्ड पर गुस्सा निकालना ठीक नहीं है। तो ऐसा बोर्ड तोड़ने का जो कुछ काम कर रहे हैं उसका हम कड़ा विरोध करते हैं, निषेध करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है। देश में गरीब लोगों को न्याय मिल रहा है। इकोनॉमी में भारत 10वें नंबर पर था, वो 4थे नंबर पर आया था। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले की रिपोर्ट है, भारत 3रे नंबर पर आया है। तो 2024 में अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो 1 नंबर पर अमेरिका है, 2 नंबर पर चाइना है। तो जरूर हम भारत को 1 नंबर पर ले जाएंगे। और भारत में मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। चाहे किसी भी जाति का, धर्म का आदमी हो, लेकिन सबके लिए हमें काम करना है। आत्मनिर्भर भारत को बनाना है। स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से, मुद्रा योजना के माध्यम से नौजवानों को रोजगार देना है। और नरेंद्र मोदी जी ने एक निर्णय लिया कि 1 साल में पूरे देश भर में केंद्र सरकार की 10 लाख नौकरियां देने का एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। जिस तरह शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को और ओबीसी को शिक्षा में, नौकरियों में आरक्षण मिलता था, उसी तरह जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग थे, उच्च वर्णीय समाज के लोग थे, उनको लगता था कि हमारा वर्ण तो उच्च है लेकिन हम सब लोग अमीर नहीं है। तो जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की फैमिली है उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। इसी तरह की मांग बहुत बार होती रही और उस मांग का मैंने बहुत बार मेरे पार्टी की तरफ से मैंने सपोर्ट भी किया था। और मेरे मंत्रालय ने निर्णय लिया, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने 7 साल पहले इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण शिक्षा में, नौकरियों में देने का निर्णय लिया। कम से कम 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों के अकाउंट बैंक में खुल गए। 36 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला। 9 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गैस सिलेंडर मिला। 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास मिला। आयुष्मान भारत योजना एक है, 1 साल में एक फैमिली को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 5 लाख रुपए देने की योजना है। उसमें 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को उसका फायदा हुआ है। इस तरह बहुत सारी योजनाएं हैं। किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, दलित आदिवासियों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, दिव्यांग जनों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, ट्रांसजेंडर के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, स्टूडेंट के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। तो बहुत सारी योजनाएं लोगों के विकास के लिए, फायदे के लिए मोदी सरकार कर रही है। लेकिन मोदी जी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी सहित सभी देश की सभी पार्टियां, जिस पार्टी के, सोशलिस्ट पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को जिस कांग्रेस पार्टी ने जेल में डाला था, जब इमरजेंसी लागू हुई इंदिरा गांधी जी के टाइम पर, तब ये सब लोगों को जेल में भेजने का काम किया था। वो सब लोग अभी इकट्ठ आए हैं और उन्होंने मतलब जो INDIA है, तो राहुल गांधी जी के दिमाग में आया कि अपने अपोजिशन को इंडिया नाम देते हैं तो हमें बहुत बड़ी सफलता में मिलेगी। उन्होंने मतलब जो फुल फॉर्म है इंडिया का, वो इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस INDIA। तो हमारे पार्टी का कहना है कि भाई इंडिया पर हमारा बहुत बड़ा प्रेम है
लेकिन अपोजिशन वालों पर हमारा बिल्कुल प्रेम नहीं है। तो ये इन्होंने इंडिया का नाम लेकर इंडिया के नाम को मिसयूज कर रहे हैं। इसलिए मेरे पार्टी के एक वाइस प्रेसिडेंट है एडवोकेट मिथिलेश पांडे, जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, उन्होंने एक रीट पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में डाली है और उसमें हमारा कहना यह है कि आपको अपोजिशन को सत्ता में आने का पूरा अधिकार है, उनको जनता को कन्विंस करने का पूरा अधिकार है। लोकतंत्र में जिनको बहुमत मिलता है उनको सत्ता में आने का अधिकार है। आज तक मोदी जी आने के पहले बहुत साल तक आप लोग सत्ता में थे। मनमोहन सिंह जी की सरकार जो है यूपीए की 10 साल तक थी, उसके पहले भी कांग्रेस पार्टी 60-70 साल सत्ता में रही, तब उनको मेजॉरिटी मिलती थी। लेकिन 2014 से पूरा वातावरण बदल गया है और मोदी जी के नेतृत्व में लोग विश्वास कर रहे हैं। तो हमारा कहना ये है कि भाई ये इंडिया नाम जो यूज़ कर रहे हैं वो इंडिया नाम यूज़ करने पर पाबंदी कानून से लगानी चाहिए। इसलिए मेरे पार्टी की तरफ से हमने एक रीट पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में डाला है और आपको अपोजिशन को अपने फ्रंट बनाने का अधिकार है। कौन कब विरोध में था, कब कौन सपोर्ट में था, वो अलग बात है। लेकिन ये सब लोग जो है ये अकेले मोदी जी को हराने के लिए ये लोग इकट्ठे आए हैं। लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि हमारी एनडीए की जो तैयारी है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो हमारा है, उसमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी काम करती है और सारे भारत का दलित बड़ी संख्या में मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास रखकर काम कर रहा है। संविधान बदलने की बात की जाती है, ये सरकार संविधान बदलेगी इसी तरह की भूमिका रखी जाती है। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो नया संसद भवन बना है उसको मोदी जी ने संविधान सदन ये नाम दिया है। वो मोदी जी संविधान कैसा बदल सकते हैं? मोदी जी ने बहुत सारे मेमोरियल के काम बाबा साहब के पूरे किए हैं। मुंबई में हिंदू मिल का काम चल रहा है, वहाँ 450 फीट का बाबा साहब का स्टैचू खड़ा होने वाला है। क्या कहेंगे, आज यहाँ पे आठवले साहब आ रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? बस हम लोग की पार्टी की ओर से हम लोग सब उनके सामना करने के लिए खड़े हैं। ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम के लिए हम लोग आए हैं, बताना चाहते हैं हम लोग भी सब साथ में हैं। क्या कार्यक्रम है, जरा दर्शकों को बताइए। ये कार्यक्रम हमारे गायकवाड़ सबको अच्छी तरह पता है, शायद होटल का ओपनिंग है, हमारे गायकवाड़ सब पता है। क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कार्यक्रम है, जरा उसके बारे में बताइए। नहीं, आज का कार्यक्रम ऐसा है कि भारत के मंत्री रामदास जी आठवले साहब, इनके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और एक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महाराष्ट्र में जो राजनीति शुरू है और आने वाला इलेक्शन है और दांडिया रास का भी माहौल चल रहा है, उसके बारे में रामदास जी आठवले साहब लोगों को सूचित करेंगे और महाराष्ट्र में चलने वाली राजनीति उसके ऊपर भाष्य करेंगे। इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई उत्तर मुंबई जिला में। सर, क्या कहेंगे, आपको पद मिला है, नई जिम्मेदारी मिली है, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को, कैसे काम बस करेंगे? हमारे को अभी पहली बार चांस दिया है, तो जितना हो सकता है उतना पब्लिक की जितनी भी अड़चन है, जो भी कुछ अड़चन है, आठवले साहब के मार्फत से हम लोग अपने पूरी ताकत के साथ में हम उनकी जो भी प्रॉब्लम है हम सॉल्व करेंगे। महानगर पालिका चुनाव भी आने वाला है, हाँ, तो हम हमारे पार्टी को बढ़ाने के लिए किस तरह से काम है, करेंगे? हम लोग के चालू है सब कामकाज, सब प्रोसीजर चालू है, तो काम करेंगे। संगठन से मजबूत करने की हमें तैयारी चालू है।